आप सभी को अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस की हार्दिक शुभकामनाएं। यदि हमारे यहाँ इस समय महाविद्यालय चल रहा होता तो आप सभी योग के बारे में अपने प्रांगण में योग कर रहे होते, लेकिन इस लॉकडाउन के चलते आप लोगों को महाविद्यालय में नहीं बुलाया गया। तो आपको मैं अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस की शुभकामनाएं देता हूँ। आज मैं बताना चाहूँगा आपको बाल केंद्रित विधियाँ यानी मेथड्स ऑफ साइंस टीचिंग। इसके अंतर्गत मैं आपको बता चुका हूँ मेथड्स ऑफ साइंस टीचिंग में सबसे पहले मैंने बताया कि कुछ शिक्षक केंद्रित विधियाँ होती हैं जिन्हें शिक्षक ही अपने साथ केवल अपना कंट्रोल रखता है उन विधियों पर, और केवल लेक्चर मेथड के द्वारा कंट्रोल रखता है। उनमें अध्यापक ही एक्टिव रहता है, छात्र अनएक्टिव रहता है। लेकिन इस समय बता रहे हैं विचार विमर्श विधि, बाल केंद्रित विधियां, और बाल केंद्रित विधियां बता रहे हैं विचार विमर्श विधि। वैसे इस टॉपिक को मैं कई बार बता चुका हूं, लेकिन टेक्निकल प्रॉब्लम की वजह से आप तक नहीं पहुंच पा रहा है। शायद उम्मीद करता हूं कि आज आप तक पहुंचेगा। विचार विमर्श विधि में अध्यापक किसी भी टॉपिक को या किसी भी समस्या का हल ढूंढने के लिए, उसका चिंतन करने के लिए बच्चों को एक ग्रुप में छोड़ देता है या एक निश्चित समय के लिए छोड़ देता है। आपस में आप बात करें, विचार विमर्श करें और उस समस्या का हल निकालें। इस विधि में छात्र विभिन्न प्रकार की पुस्तकों का सहारा लेता है, विभिन्न प्रकार के शोधों का सहारा ले सकता है। शोध जितने भी हुए शिक्षा के क्षेत्र में या विज्ञान शिक्षण के क्षेत्र में, जो भी समस्या है, और फिर उनका एक ग्रंथ सूची बना करके, उनकी ग्रंथ सूची बना करके, इन ग्रंथ सूची बना करके, और ये बताता है कि ये इस राइटर या इस बुक्स में इस राइटर के द्वारा इतने पेज पर, यानी लेखक का नाम लिखता है, पेज लिखता है और उस ग्रंथ का नाम लिखता है जिससे वो संकलित की गई है, और उस समस्या के बारे में नोट करके वो उस समस्या का हल ढूंढ लेता है। यानी विचार विमर्श की समस्या के विभिन्न पहलुओं पर किए गए विचारों के परस्पर आदान प्रदान से बात कही जाती है। हम कोई भी विचार दिए प्रचार किया है, उस पर परस्पर आदान प्रदान की बात करें। ये समस्या है भाई, इस पर क्या करना है, तो उसके बारे में एक दूसरे से चर्चा करके तब बताते हैं। विज्ञान के अनेक प्रकरणों का शिक्षण इस विधि द्वारा सफलतापूर्वक किया जा सकता है। बहुत से प्रकरणों का इस पर विचार विमर्श किया जा सकता है, जैसे आओ करके सीखें, या इस पर विचार करें, या करके सीखें। ऐसी बातें आती रहती हैं, तो उसमें हम बाल केंद्रित विधियों का ही सहारा लेते हैं, और उसमें से एक है विचार विमर्श विधि। छात्रों के सम्मुख कोई समस्या रख दी जाती है अथवा किसी प्रकरण की प्रस्तावना छात्रों के सम्मुख प्रस्तुत कर दी जाती है। दिए गए प्रकरण के लिए छात्रों को अध्ययन हेतु संदर्भ ग्रंथ की सूची भी दे देते हैं। छात्रों को अध्ययन हेतु पर्याप्त समय प्रदान कर दिया जाता है, एक निश्चित समय प्रदान कर दिया जाता है। भाई 2 घंटे में, 4 घंटे में, 2 दिन में, 4 दिन में, 10 दिन में इस समस्या का, इस प्रकरण का विचार विमर्श करें और इसका हल निकालें। आप सभी के क्या सुझाव हैं, उन सभी को आप लिखें, आपका विचार करें। और आपने यह सुझाव दिया है तो वह किससे दिया है, किस आधार क्या है, बेस क्या है उसका, तो उसके लिए ग्रंथ सूची देते हैं। इस प्रकार से छात्रों दिए गए टॉपिक पर, दी गई समस्या पर हल निकालने का विचार करते हैं, और यहाँ इस संदर्भ में एक निश्चित समय पर और शिक्षक के निर्देशों के अनुसार कार्य करते हैं और समस्या का हल ढूंढ लेते हैं। विचार विमर्श विधि के गुण हैं, इस विधि के द्वारा छात्रों को स्वाध्याय की आदत पड़ जाती है, यानी अध्ययन करने की आवश्यकता होती है। अब तक बच्चे क्या थे, अध्यापक केंद्रित यानी शिक्षक शिक्षण केंद्रित विधि में
केवल शिक्षक के ऊपर डिपेंड थे, अब क्या कर दिया जाता है, उनको विचार विमर्श करने के लिए अध्ययन करने की आवश्यकता पड़ जाती है, इस समस्या का हम हल किस प्रकार से निकालें। दूसरा पॉइंट है, गुण है इसका, छात्रों में आत्मशक्ति का विकास हो जाता है। यदि किसी समस्या का वो सॉल्व निकालेंगे, उसका विचार विमर्श करेंगे, तो अध्ययन करेंगे तो बहुत से उस समस्या का समाधान करते समय बहुत सी समस्या के बारे में वो समझ सकेंगे और ज्ञान अधिक प्राप्त कर सकेंगे। आलोचनात्मक चिंतन, तर्क शक्तियों का विकास किया जा सकता है, विद्यार्थी सक्रिय रहते हैं और उनमें आत्मनिर्भरता का विश्वास हो जाता है, आत्मविश्वास उनके अंदर, सेल्फ कॉन्फिडेंस तीव्र हो जाता है। इसको कहते हैं हम विचार विमर्श विधि द्वारा। लेकिन दोष भी है इसके साथ साथ, इसमें धीमी गति से पाठ का विकास होता है, बच्चे अपनी मन के हिसाब से काम करते हैं, जैसे हमें धीमी गति से सीख पाते हैं। इसमें टीचर्स का कोई भय नहीं होता, ठीक है। विचार विमर्श मुख्य उद्देश्य से भटक भी सकता है, कभी कभी पूछ रहे थे कुछ और उससे कुछ अलग पर भटक सकते हैं। दूसरा, कभी कभी यह केवल कुछ ही विद्यार्थियों के मध्य हो जाता है, अन्य विद्यार्थी तो मूक ही बने रहते हैं, वो तो दूसरा ही कॉपी करने में काम में लगे रहते हैं, इसलिए कुछ इसकी कमियां भी हैं। तो ये हमने बाल केंद्रित विधि में बताया कि विचार विमर्श विधि। अब बता रहे हैं पर्यटन विधि। पर्यटन विधि का प्रतिपादन पेस्टोलॉजी और रूसो ने किया था, और पेस्टोलॉजी, रूसो जो एक थे महान प्रकृति शास्त्री और दार्शनिक कहलाते हैं, इनमें प्रकृतिवादियों के रूप में मुख्य स्थान दिया गया है। और इन्होंने बताया, रूसो ने बताया कि बालक को प्रकृति में खुला छोड़ दो और प्रकृति में रहकर के ही बालक स्वयं उससे ज्ञान प्राप्त करेगा। यदि वह प्रकृति के साथ अच्छा व्यवहार करता है तो प्रकृति उसे पुरस्कार कर देगी, यानी पुरस्कृत करेगी, और यदि वो प्रकृति के साथ छेड़छाड़ करता है, अमानवीय व्यवहार करता है या अप्राकृतिक व्यवहार करता है, तो प्रकृति उसे दंड देगी। और इसी के फलस्वरूप, यानी जैसे कि हमने पौधे लगाएंगे तो पेड़ बनेंगे तो वो हमें छाया देंगे, इमारती लकड़ी देंगे और हमें फल भी देंगे, और विभिन्न प्रकार की वो मेडिसिन में यूज किया सकते हैं। यदि और उसके साथ साथ हमें प्राणवायु देंगे। यदि हम प्रकृति के साथ छेड़छाड़ करेंगे, प्रकृति में लगाए तो पेड़ पौधे कुछ नहीं, और उसके साथ साथ हमने उसका कटान शुरू कर दिया, तो ऐसी कंडीशन में CO2 की मात्रा ज्यादा बढ़ जाएगी, O2 की कमी हो जाएगी, मेडिसिन हमें प्राप्त नहीं होगी, फलदार वृक्षों की कमी हो जाएगी, हमें फल खाने को नहीं मिलेंगे, छाया नहीं मिलेगी, और प्रकृति में एक असंतुलन बन जाएगा, जिससे कि पर्यावरण दूषित हो जाएगा। इसी के बारे में बहुत से विचार किए, तो इन्होंने बताया कि बालक को बहुत सी बातें हम टेक्स्ट बुक के माध्यम से अध्यापक बताता है, और यदि उनसे रूबरू करा दिया जाए बच्चे को, तो ऐसी कंडीशन में वो अध्यापक द्वारा बताए गए ज्ञान का अपनी आंखों से देखने पर ज्ञानेंद्रिय का प्रयोग करने पर, अभी तक केवल आंखों से कानों से सुन रहा था, आंखों से उसने प्रकृति के बारे में नहीं देखा। जैसे कि हम बहुत से एग्जाम्पल की बात करते हैं, ताजमहल की बात करते हैं, ताजमहल के हिस्टोरिकल पैलेस की बात करते हैं, सिकंदरा की बात करते हैं, कुतुब मीनार की बात करते हैं, लाल किले की बात करते हैं, है ना। तो ऐसी कंडीशन में जब उनको पढ़ा रहे थे, अध्यापक जब पढ़ाते हैं तो बच्चे केवल उनकी ज्ञान इंद्रिय एक ही सक्रिय रहती है, केवल कान, और हो सकता है सुन रहे हो सकता है उनका मन भी न नस भी सुन रहा है। जब उनको हम, जैसे कि अध्यापक ने बताया गया, ताजमहल 7 अजूबों, विश्व के 7 अजूबों में से एक है, और यह आगरा में, भारत के यूपी में आगरा में स्थित है, और आगरा में यमुना नदी के किनारे पर स्थित है। यह मकराना की खानों से लाए गए सफेद पत्थर यानी संगमरमर से द्वारा बनाया गया है। इसमें 4 मीनार की गुंबद है, मानो इतना बताया जाता है। अब बच्चों को हम पर्यटन यानी शैक्षिक भ्रमण के लिए बच्चों को घूमने के लिए ले जाते हैं, और बच्चे वहां पर जाकर के उस ताजमहल को देखते हैं, और ताजमहल को देखते हैं वास्तव में व्हाइट संगमरमर के पत्थर के द्वारा बनाया गया है। इसमें 4 मीनारें हैं, बीच में एक गुंबद है,
और यमुना नदी के किनारे पर स्थित है और इसमें एक मकबरा है। इसमें कुरान की आयतें कुछ लिखी हुई हैं और नक्काशी बहुत ही उम्दा कोटि की है। जब ये देख लेता है तो वो समझ जाता है कि हमारे टीचर ने बताया था और अब हमने इसको देख लिया। तब तक उसने कान का प्रयोग किया था, अब आंख का भी प्रयोग कर लिया, छू करके भी देख लिया। तब एक ज्ञानेंद्रिय का प्रयोग कर रहा था, अब उसने दो ज्ञानेंद्रियों साथ में प्रयोग कर ली। तो कहा जाता है कि अधिगम में जितनी ज्यादा से ज्यादा ज्ञानेंद्रियों का प्रयोग किया जाता है, एक्टिव होती है ज्ञानेंद्रियां, उतना ही वो अधिगम प्रभावशाली होता है। तो मेथड्स ऑफ साइंस टीचिंग में हम बात करेंगे पर्यटन विधि की। तो बच्चों को किसी भी स्तर पे हो, चाहे वो प्राइमरी या जूनियर स्तर या माध्यमिक स्तर या ग्रेजुएशन या अपर ग्रेजुएशन के स्तर पे हो, या वो किसी शिक्षा संकाय के छात्र हों, उस समय उनको पर्यटन विधि के द्वारा उनको शिक्षण कार्य कराया जाना चाहिए। पर्यटन विधि यानी शैक्षिक भ्रमण भी कहते हैं इसे, भ्रमण, इसका सहारा देना चाहिए और इससे बच्चे एक्टिव होकर के अपने ज्यादा से ज्यादा ज्ञानेंद्रियों का प्रयोग कर सकते हैं। यानी खुद आंखों से देख सकते हैं, उसके बारे में जान सकते हैं। और शैक्षिक भ्रमण इस जगह ले जाना चाहिए जहां पर प्रकृति की गोद हो, ज्यादा से ज्यादा सब्जेक्ट उसमें सम्मिलित हो जाएं। जैसे कि तारामंडल के बारे में बता रहे थे, तो अंतरिक्ष में ये नक्षत्र हैं, किस स्थान पर क्या है। और साइंस की बुक्स में बताया गया था सबसे पहले नील आर्मस्ट्रांग गए थे या राइट ब्रदर्स गए थे, उड़ान की थी, या जैसे भी बात बताए रहे थे। अब हम तारामंडल में जाते हैं, सभी नक्षत्रों के बारे में हम किसने सबसे पहला कदम रखा, उसको हम तारामंडल में बैठ करके सभी नक्षत्रों के बारे में जानकारी प्राप्त करते हैं एक शो के माध्यम से। तो वहां बच्चा एक्टिव हो जाता है और उसको देख लेता है। ये एक विधि है पर्यटन विधि। अब बात करते हैं हम असाइनमेंट विधि की, यानी अधन्यास विधि की। अधन्यास विधि में क्या होता है, अधन्यास विधि में जैसे पाठ योजना को, यानी पाठ को या पुस्तक को, जो भी कह लीजिए, पुस्तक को या छोटे छोटे भागों में बांट दिया जाता है। छोटे छोटे भागों में बांटा जाता है। जैसे फर्स्ट यूनिट, सेकंड यूनिट, थर्ड यूनिट और फोर्थ यूनिट और फिफ्थ यूनिट। यूनिट नाम दे दिया जाता है इसको। जैसे मान के चलो किसी टेक्स्ट बुक में या किसी शिक्षण की बुक्स में या किसी कोई भी सब्जेक्ट है, उसमें 20 चैप्टर्स हैं। कितने चैप्टर हैं? 20। तो पहला 1 से लेकर के 4 तक डिवाइड कर दिए, फिर 5 से 8 तक डिवाइड कर दिए, फिर 8 से 9 से 12 तक कर दिए, फिर 13 से 15 तक कर दिए, 16 तक, और फिर 17 से 20 तक डिवाइड कर दिया। ऐसी विधि में, अधन्यास विधि में पाठ योजना को बहुत छोटे छोटे टुकड़ों में बांट दिया जाता है और छोटे छोटे टुकड़ों में बांट करके, यानी संपूर्ण वर्ष के पाठ्यक्रम को छोटे छोटे टुकड़ों में बांट करके छात्रों के सम्मुख प्रस्तुत किया जाता है। इसमें से कुछ टॉपिक, मतलब कुछ परसेंट भाग प्रत्येक टॉपिक का, यानी प्रत्येक यूनिट का छात्रों को करने के लिए दिया जाता है। यानी उसको छात्रों को एक होमवर्क टाइप में दे दिया जाता है, होमवर्क दे दिया जाता है। और होमवर्क में कुछ उनका मूल्यांकन निर्धारित कर दिया जाता है कि इसके आपको मार्क्स मिलेंगे। जैसे कि इस समय बीएड का जो पाठ्यक्रम बन रहा है, बीएड के पाठ्यक्रम में मैं थोड़ा सा इसको रब करता हूं। जैसे कि पेपर फर्स्ट है, पेपर फर्स्ट, उसमें क्या कर दिया जाता है, यानी लिखित में 80 नंबर का तो एग्जाम होगा, मान लो 100 मार्क्स का है, और 20 मार्क्स का असाइनमेंट वर्क होगा।
इस प्रकार से 100% नंबर मार्क्स ऑब्टेन करेगा। तो ये 80% की तो रिटन में एग्जाम होगा, 20 नंबर का उस बच्चे को असाइनमेंट वर्क दे दिया था प्रत्येक सब्जेक्ट में। तो इसके भी मार्क्स होते हैं, नहीं इसका भी इवैल्यूएशन होता है। इसका इवैल्यूएशन इंटरनल होता है, यानी वहां के ही अध्यापकों के द्वारा, प्राध्यापकों के द्वारा ही इसका ऑब्जर्वेशन किया जाता है और ऑब्जर्वेशन करने के बाद में इसका इवैल्यूएशन कर दिया जाता है। ये एक्सटर्नल होता है, यहां पर एग्जाम देगा, एग्जामिनर इसको चेक करेगा और उसके बाद मार्क्स देगा। तो अधिन्यास विधि में छोटे छोटे टुकड़ों में उसको बांट दिया जाता है और उसको कुछ क्वेश्चन दे करके या कोई टॉपिक दे करके उस पर लिखने के लिए कहा जाता है, उस समस्या का सॉल्व किया जाता है, उसको प्रॉब्लम को, उस टॉपिक को पूरा करने के लिए कहा जाता है। फिर उनके बच्चों के यानी प्रशिक्षुओं के वर्क को देख करके उसके लिए मार्क्स दे दिए जाते हैं। जैसे कि हम आपको सेशनल वर्क मार्क्स देते हैं, ये भी एक प्रकार से अधिन्यास विधि है, अधिन्यास के ऊपर ही डिपेंड करता है। तो छोटे छोटे टुकड़ों में बांट दिया जाता है, इसको कह सकते हैं। इस विधि में वर्ष के संपूर्ण पाठ्यक्रम को छोटे छोटे खंडों में बांट दिया जाता है, जिन्हें बालक एक निश्चित समय में पूरा करने में समर्थ होते हैं। निश्चित समय दिया 2 हफ्ते बाद देखेंगे, 3 हफ्ते बाद देखेंगे, कर दिया जाता है। जो छात्र अपना एक अधिन्यास समाप्त कर लेते हैं तो दूसरा अधिन्यास मिल जाता है। पहले का अधिन्यास समाप्त कर लिया तो दूसरे का मिल जाएगा, दूसरे कर लिया तो तीसरे का मिल जाएगा, तीसरे कर लिया तो चौथे का। जब तक एक अधिन्यास को, एक पार्ट को पूरा नहीं कर लेता तब तक उसको दूसरा पार्ट नहीं दिया जाता। यह अधिन्यास विधि की खासियत है। जब तक छात्र अपना एक अधिन्यास ठीक तरह से पूरा नहीं कर लेते तो दूसरा अधिन्यास नहीं दिया जाता। जो छात्र अपना एक अधिन्यास समाप्त कर लेते हैं उन्हें दूसरा अधिन्यास स्वतंत्रता पूर्वक प्रदान कर दिया जाता। भाई अब इसको तुम पूरा कर सकते हो। आवश्यकता पड़ने पर विद्यार्थियों को शिक्षक उचित मार्गदर्शन भी देते हैं। वह सभी प्रकार से आवश्यक सामान युक्त प्रयोगशाला भी दे देते हैं। भाई प्रयोगशाला का भी आप सहारा ले सकते हैं। विद्यार्थियों की प्रकृति को जानने के लिए प्रकृति से संबंधित लेखा जोखा भी अध्यापक को रखना पड़ता है, यानी इसने कितना कार्य किया, अमुक विद्यार्थी ने ये कार्य किया, कार्य कैसा था, संतोषजनक था, गुड था, वेरी गुड था, एक्सीलेंट था, उसी हिसाब से उसको मार्क्स दे दिए जाते। जैसे कि मैंने कहा 20 मार्क्स का था तो 20 मार्क्स को आप डिवाइड कर दीजिए 5 यूनिट में, तो 4 प्रत्येक यूनिट के लिए 4 नंबर हो गए, 4 4 8 4 5 20। तो एक यूनिट से 4 नंबर देने, उसमें से डिवाइड कर दिया गया, अधिन्यास विधि से द्वारा दे दी गई। ये विधि क्या कहलाती है? अधिन्यास विधि कहलाती है। और शिक्षकों के द्वारा इसका मूल्यांकन कर दिया जाता है। गुण क्या है इस विधि का? मुख्य गुण है अध्यापक प्रत्येक छात्र को व्यक्तिगत ध्यान दे सकता है, प्रत्येक छात्र पर व्यक्तिगत ध्यान दे सकता है। बच्चों में स्वाध्याय, स्वावलंबन, आत्मनिर्भरता की भावना आ जाती है। अनुशासनहीनता उत्पन्न नहीं होती, क्यों कार्य करेगा, क्योंकि उसके लिए मूल्यांकन निर्धारित कर दिया गया और यहां बच्चा एक्टिव हो जाता है अपना कार्य करने के लिए। ये एक समस्या, एक बोझ नहीं है। इससे केवल स्वाध्याय की आदत डाली जाती है। शिक्षक ये चाहता है कि मेरा स्टूडेंट अधिक से अधिक वर्क करेगा, यानी अपनी पाठ्य पुस्तकों में, अपने सब्जेक्ट के टॉपिकों में व्यस्त रहेगा, और जितना वो व्यस्त रहेगा अधिगम उतना ही ज्यादा प्रभावशाली होगा। लेकिन विडंबना यह है कि आज का शिक्षार्थी इसको एक बोझ समझता है, इस कार्य को एक बोझ समझ लेता है और वो बेमन से कार्य करता है। लेकिन वास्तव में विडंबना है ये, और ये टीचिंग का एक पार्ट है, टीचिंग का एक मेथड्स है, इसके द्वारा कार्य कराए जाते हैं। जितने भी सीबीएसई बोर्ड हैं उन सब में क्यों दिया जाता है असाइनमेंट पर? लेकिन आज का विद्यार्थी इसको बोझ समझने लगता है और दिए गए टीचर के कार्य की आलोचना दूसरे टीचरों से करने लगता है। इसके लिए आप भली भांति परिचित हैं, मैं क्या कहूं इसके बारे में, आप मुझसे भी ज्यादा इसके बारे में समालोचना करते रहते होंगे। मैं तो ये कहूंगा ये आपके अध्ययन के लिए, आपके आत्मनिर्भर बनने के लिए बहुत जरूरी है। अध्यापक को चाहिए
कि आपके कार्य का मूल्यांकन करें और मूल्यांकन करने से मार्क्स दिए जाए। ये बहुत जरूरी है। अगली बात करता हूं मैं अधिन्यास विधि के बाद अनुक्रमित अनुदेशन विधि की बात करता हूं मैं। अनुक्रमित अनुदेशन विधि, अनुक्रमित अनुदेशन विधि को हम एक स्टेप बाय स्टेप कार्य करने की एक योजना मानते हैं और इसमें एक पाठ को पूरा करने पर दूसरा पाठ करने के लिए प्रेरित किया जाता है। मैं पहले उदाहरण दूंगा। सबसे पहले हम छात्र को, छोटा छात्र है, गिनती सिखाते हैं, 1 to 100 सिखाते हैं, 100 तक बताते हैं, यानी लर्न कराते हैं। फिर क्या कराते हैं? एडिशन कराते हैं, यानी जोड़ कराते हैं। अगला स्टेप क्या कर देते हैं हम उसे? सबट्रैक्शन करा देते हैं, सबट्रैक्शन घटाव करा देते हैं। इनमें भी बिना हासिल वाले एक संख्या के हासिल रहित एक संख्या, दो संख्या हासिल वाले घटाव करा देते हैं। फिर उसके बाद में पहाड़े सिखाते हैं, टेबल सिखा देते हैं उस बच्चे को, यानी पहाड़े सिखाते हैं, बच्चों को सिखाते हैं, यानी 2 से लेकर के 10 तक के सिखा दिए, 15 तक के सिखा दिए, 20 तक के सिखा दिए। अब फिर उसको गुणांक बताया जाता है। तो गुणांक सिखाने के लिए आपको बच्चों को गिनती सिखानी होगी। जब गिनती वो पूरी कर लेगा तो उसी का एक पार्ट है उस संख्या की पहचान करना, रिकॉग्नाइजेशन करना। ये जोड़ के माध्यम से कर लेगा, हासिल के बारे में सीख सकेगा और उसमें एक संख्या वाले, 2 संख्या वाले, हासिल वाले, फिर 4-6 संख्या वाले जोड़ को आसानी से कर सकेगा। ऐसे घटाओ, 2 संख्या के घटाओ, 4 संख्या घटाओ दे देंगे और फिर में घटाव करना सीख लेगा। अगली संख्या से हासिल लेकर घटाना सीख लेगा बच्चा। फिर उसको पहाड़े याद करने के लिए दे देते हैं साथ साथ। जब ये सारी चीजें वो सीख लेता है तब तो गुणा करने के लिए आता है। जब गुणा भी सीख लेता है तब उसको भाग कराए जाते हैं। ऐसा इसलिए कराया जाता है कि स्टेप बाय स्टेप कार्य चलता है इसमें, और श्रृंखलाबद्ध कार्य करने से वह छात्र धीरे धीरे उस अधिगम में, ये गिनती तो टीचर बताएगा तब बच्चा याद करेगा। याद किसको करनी है? बच्चे को, छात्र निर्मित है। पहाड़े सिखाएंगे टीचर, करने सॉल्व किसको करने हैं? छात्र को, यानी बाल केंद्रित विधि है। और इस प्रकार से हम कह सकते हैं अविक्रमित अनुदेशन के जन्मदाता BF स्किनर हैं। BF स्किनर हैं। और उन्होंने वो बात कही थी, बहुत अच्छी है, मैंने लिख रखी है यहां पर। पुनर्वलन के सिद्धांत पर कार्य करता है। पुनर्वलन क्या है कि बच्चे को 1 to 100 हमने सिखाया, बच्चे ने 1 to 100 याद कर ली, तो हमने कहा बेटा शाबाश, बहुत अच्छे, बहुत अच्छा बात किया, एक्सीलेंट। कुछ उसने गलतियां की तो हमने फीडबैक दे दिया। 19, 30 और 13 इनमें अंतर करना बता दिया। तो ये फीडबैक देना बहुत जरूरी होता है। तो पुनर्वलन क्या करता है? जब वो छात्र किसी भी प्रश्न का जब आंसर दे देता है तो अध्यापक उसके उस आंसर या प्रश्न के अकॉर्डिंग, यानी प्रश्न के अकॉर्डिंग, प्रश्न का क्वेश्चन के प्रश्न के अकॉर्डिंग की बात कर रहे हैं हम, प्रश्नों के अनुसार लो, मीडियम, हाई, निम्न लेवल का क्वेश्चन है, मध्यम वर्ग का क्वेश्चन है और उच्चतम वर्ग का क्वेश्चन है। इसको ध्यान में रख करके लो वर्ग का है और उसने पूछ लिया ऐसे जीनियस बालक से, उससे कोई मदद नहीं आएगा। लो वर्ग का प्रश्न
आप पिछले छात्रों से पूछ लें, मीडियम वर्ग का सामान्य छात्रों से पूछ लें, हाई लेवल का क्वेश्चन आप जीनियस छात्रों से पूछ लें। तो ऐसी कंडीशन में लो मीडियम हाई प्रश्न पत्र की अच्छी विशेषता यही है, जब हम प्रश्न पत्रों का निर्माण करते हैं लो मीडियम हाई तीनों प्रकार के क्वेश्चन होने चाहिए, जिससे कि छात्रों के आउटपुट के बारे में पता चल सके, उन्होंने अधिगम का स्तर उनका कैसा है उसके बारे में पता चल सके। इसके लिए लो मीडियम हाई का हम ध्यान रखेंगे और इसके अनुसार उनको बाद में इसके लिए गुड कहेंगे। उसने आंसर दे दिया तो गुड कहेंगे, यानी हाईएस्ट लेवल वाले ने इसके लिए आंसर दे दिया, भाई गुड कहेंगे, वेरी गुड कहेंगे, नहीं कहेंगे। बहुत छोटी लेवल का क्वेश्चन था, वो सब जानते थे, आसानी से था, निम्न कोटि का स्तर का प्रश्न था। अब मीडियम स्तर के लिए तो वेरी गुड कह देंगे, आंसर देता है बच्चा वेरी गुड कह देंगे, और इसके लिए अति उत्तम, अति सुंदर और एक्सीलेंट भी कह देंगे। तो उनके अनुसार हम उन्हें फीडबैक दे देंगे। और पुनर्वलन का बहुत अच्छा है, पुनर्वलन के सिद्धांत की बात आती है और इसमें घटक है जो मैंने आपको लिखाए भी हैं, शाब्दिक और अशाब्दिक पुनर्वलन। शाब्दिक पुनर्वलन वह पुनर्वलन है जिसमें बच्चे ने आंसर दिया, यानी अध्यापक ने कोई क्वेश्चन पूछा, बच्चे ने उसका आंसर दे दिया। जब बच्चे ने आंसर दे दिया तो ऐसी कंडीशन में वो सही आंसर होने पर उसके लिए शाबाश, बहुत अच्छा, अति सुंदर, अति उत्तम, ये अंग्रेजी में गुड, वेरी गुड, एक्सीलेंट, एक्सीलेंट परफॉर्मेंस, शाबाश, ये सारी बातें बोल देता है। और इससे क्या होता है कि जब छात्र ने आंसर दिया तो उस समय छात्र के आंसर को एक प्रशंसात्मक शब्दों का प्रयोग करके टीचर उसको पुनर्वलन देता है, रेनफोर्समेंट देता है। तो ऐसी कंडीशन में उस छात्र क्या करता है, सीखने के प्रति लालायित हो जाता है और वो कहता है कि आज मैंने अच्छा बताया तो मेरे टीचर ने मेरी प्रशंसा की और मैं भी ऐसा ही कार्य आगे भी करूंगा। ये क्या हुआ, ये पुनर्वलन की बात आ गई और पुनर्वलन का सिद्धांत इसी सिद्धांत पर आधारित है। यदि बच्चे ने कोई गलत बताया तो उसको संशोधन कर दिया उसका, भाई नहीं यहां गलत है, आप इसको याद करें, अब तक तुमने सुनाया बहुत अच्छा था लेकिन इसमें ये कमियां थी, आप इसको पूरा करें। लेकिन क्या करना चाहिए, अध्यापक को प्रशंसात्मक शब्दों का प्रयोग करना चाहिए। अशाब्दिक पुनर्वलन क्या होता है, अशाब्दिक पुनर्वलन में जैसे कि शाब्दिक और अशाब्दिक में अंतर क्या है, मुंह से बोल करके जो हम जो भी शब्द बोलते हैं वो शाब्दिक हो गया, और जिनमें हम मुंह नहीं बोलते कि बस सिर हिला देते हैं, यस जैसे बोलते हैं हमने सहमति व्यक्त कर दी, हाँ सही है, उसने गलत बोला हमने ऐसे गर्दन हिला दी, हमने बच्चे से कहा इशारा किया, हमने इशारा करने में आंख, हाथ, सिर के इशारे भी, इसमें बॉडी लैंग्वेज के भी बहुत बड़ी महत्वता होती है। इसको कहते हैं अशाब्दिक पुनर्वलन। जब तक बच्चे को पुनर्वलन नहीं दिया जाएगा तब तक बालक सीख नहीं पाएगा। बच्चे ने यहां जोड़ करना सीख लिया तो हम उसकी सहमति में व्यक्त करें, बहुत शाबाश, वेरी गुड, आप कार्य अच्छा करते हैं। अरे भाई देखिए बच्चा कितना खुश हो जाएगा कि मेरे टीचर ने मुझे कॉम्प्लीमेंट दिया, बहुत अच्छा दिया। और नकारात्मक पुनर्वलनों का अनुचित प्रयोग या नकारात्मक पुनर्वलनों का प्रयोग, नकारात्मक पुनर्वलन होते हैं बच्चे ने कोई भी आंसर दिया और हमने उसको डांट दिया, बदतमीज, बैठा नहीं है, सही बात कह रहा है तब भी हमने उसको कर दिया, नहीं बोलना चाहिए, गाली गलौज नहीं करनी चाहिए। और ये सारी चीजें इस पुनर्वलन के सिद्धांत पर भी अभिक्रमित अनुदेशन कार्य करता है। इसके बारे में देखें, यह विधि पुनर्वलन के सिद्धांत पर आधारित है। इस विधि में पाठ्य पुस्तक का सूक्ष्मतम और सूक्ष्मतम बिंदुओं का विश्लेषण कर सकते हैं, बहुत छोटे से छोटे बिंदु का, और इसका प्रयोग हम माइक्रो टीचिंग में करते हैं और हम मैक्रो टीचिंग में भी प्रयोग इसका करते हैं। तो माइक्रो टीचिंग में पुनर्वलन
एक कौशल है, पुनर्रेनफोर्समेंट स्किल है, उसके अंतर्गत भी किया जाता है। ये बात बिल्कुल सही है। पिछले बिंदुओं से जुड़ा एवं प्रत्येक अगला बिंदु पिछले बिंदुओं से जुड़ा हुआ और उस पर आधारित होता है। यानी ये बिंदु इस पर आधारित है, इस पर आधारित है, इस पर आधारित है, इस पर आधारित है। ये पढ़ा दिया तो इससे जोड़ होगा। जब तक ये नहीं सीख पाएगा बच्चा जोड़ नहीं कर पाएगा, संख्या के रिकॉग्नाइजेशन नहीं कर पाएगा, बच्चा जोड़ नहीं कर पाएगा। यानी एक स्टेप से वो पिछले, यानी इस स्टेप को सिखाना है तो ये स्टेप उसके कंप्लीट होने चाहिए। ये क्या है? अविक्रमित अनुदेशन है, एक श्रृंखलाबद्ध सीखने की विधि है। इसमें बात कही जाती है सूक्ष्म से स्थूल की ओर, यानी सूक्ष्म से छोटी छोटी बातों से 1 2 3 1 2 3 4 5 6 7 इससे लेकर के 100 तक जानना, और 100 से जाकर के एडिशन, सब्ट्रैक्शन, टेबल, मल्टीप्लिकेशन और डिविजन ये सीखना। जब ये सीख लेता है तब वो सम्स को सॉल्व कर देता है, यानी सवालों को सॉल्व कर देता है। तो ये विधि बहुत ही अच्छी है, यानी सूक्ष्म से स्थूल की ओर। जैसे हम बात करें बच्चों को, जब बच्चा बाल्यावस्था में होता है तो साइकोलॉजी ये कहती है कि शैशवावस्था में बालक पहले सूक्ष्म से स्थूल की ओर कार्य करता है, यानी विकास करता है। पहले अपनी उंगली चलाता है, फिर अपना पूरा हाथ से उस चीज को पकड़ता है। पहले तो उंगली करेगा, उठाएगा, यूं चलाएगा, हाथ नहीं उठता उसका। जब उसका हाथ उठने लगता है तो वस्तु को उसको हाथ से पकड़ना शुरू कर देता है। ये क्या हुआ? सूक्ष्म से स्थूल की ओर गया। समझ में आया? और ज्ञात से अज्ञात की ओर, ज्ञात से अज्ञात की ओर, यानी पहले हमें कोई चीज ज्ञात है, अब हम अज्ञात चीजें उनको बारे में सॉल्व कर लें। ये ज्ञात से अज्ञात की ओर हो गया। तो ये विधि वास्तव में बहुत ही इंपॉर्टेंट विधि है और इसमें छात्र बहुत ही एक्टिव रहता है। स्थूल से सूक्ष्म की ओर, ज्ञात से अज्ञात की ओर आज सिद्धांतों का पालन करता है और आवश्यकता अनुसार चित्रों एवं दैनिक जीवन के उदाहरणों को भी समृद्ध किया जा सकता है। इस विधि में उत्तर अध्ययनकर्ता को देना होता है। उत्तर किसको देना होगा? छात्रों को। और छात्र क्या है? अध्ययनकर्ता। और अध्ययनकर्ता को ही छात्रों का उत्तर देना पड़ता है। छात्रों को अध्ययनकर्ता सीख ही जान सकता है कि उसने पाठ वस्तु को उचित प्रकार से समझाया या नहीं। इस प्रकार उसे अपने अध्ययन का पुरस्कार सीख भी मिल जाता है, जैसे वह आगे की ओर अग्रसित हो जाता है। अब इस चीज को मैं बहुत अच्छी तरीके से बताऊंगा, मैं थोड़ा रफ करता हूं। जैसे हम सूक्ष्म शिक्षण पाठ योजना का कोई टॉपिक ले रहे हैं, और इस पाठ योजना में एक हमने क्या किया, एक टीएलएम ले लिया। ये क्या हुआ? टीएलएम। कोई सा भी बना लिया किसी भी टॉपिक पर, जो भी टॉपिक था उसके बारे में 5 से 7 मिनट यानी पहले 5 मिनट में टीचिंग की उसने, 5 मिनट में, 2 मिनट में उसने 5 से 7 मिनट से पहले की बात करें, वैसे तो ये 3 + 2 है। 3 मिनट में टीचिंग की, 2 मिनट में उसने क्या लिया? इवैल्यूएशन प्रश्न पूछे, यानी क्वेश्चन किए, 5 मिनट हो गई। अगले 2 मिनट में फीडबैक दिया उसे, यानी 2 मिनट में, यानी 7 मिनट हो गई। कितने हो गए? 7 मिनट। जैसे कि हमने बच्चों को जोड़ सिखाया, और जोड़ सिखा रहे हैं हम किसी भी कौशल के अंतर्गत, और हमने जोड़ को 3 मिनट में बता दिया उसको पढ़ करके,
टीएलएम का हमने सहारा ले लिया। जब हमने 3 मिनट में पूरी टीचिंग कर दी और टीचिंग करने के बाद में अगले 2 मिनट में हमें क्या करना है, जो हमने सिखाया था यानी इनपुट दिया था उसका आउटपुट हमें लेना होता है। जब हम आउटपुट ले रहे होते हैं तो बच्चों से क्या करते हैं, इस टीएलएम को रख देते हैं, जो पढ़ाया था उससे संबंधित कुछ सवाल देते हैं या क्वेश्चन पूछते हैं। बच्चे उनका आंसर दे रहे हैं या नहीं दे पा रहे। हमने 10 क्वेश्चन पूछ लिए या 5 क्वेश्चन पूछे, वैसे 5 से 7 क्वेश्चन तक बन जाते हैं। पहले क्वेश्चन का आंसर आ गया, दूसरे का किसी से नहीं आया, तीसरे का भी किसी से नहीं आया, चौथे का भी आंसर किसी से नहीं आया, 5वें का किसी ने दे दिया, 6वें का प्रश्न किया उसका आंसर नहीं आया। जब यहां पर केवल हमने 6 क्वेश्चनों में से केवल 2 का ही हम आंसर ज्ञात कर पाए बच्चों से, तो इस विधि को जान लेना चाहिए कि बच्चों ने इस विधि को सीखा, जान लिया मैंने जो पढ़ाया तो मेरा अधिगम कितना प्रभावशाली रहा, तो ये कितना अच्छा रहा इसको देखे। तो यानी अब इसमें टीचर को ये सोचना चाहिए जो कि पढ़ा रहा है कि ये आंसर का नहीं आया, इसका नहीं मिला उसको, इसका भी नहीं मिला, तो उसके पढ़ाने में कहीं ना कहीं दोष है। समझ में आ रहा है? इसको दूसरे वे में मत ले जाना। दूसरा वे आपका दिमाग चल रहा होगा, कहां चल रहा है मैं भी जानता हूं। इसमें ये देखना चाहिए जब उसको अपने दिए गए टॉपिक में से मूल्यांकन कर लेता है, फिर अध्यापक उसकी आगे 2 मिनट में समालोचना कर देता है, यानी उसको रीटीचिंग करने के लिए कह देता है या रीप्लान बनाने के लिए करता है। रीटीच करने के लिए कहता है, रीप्लान भी कह सकता है। ये विधि प्राध्यापक के ऊपर डिपेंड करती है, जो ऑब्जर्वर है उसके ऊपर डिपेंड करती हैं, और वो ऑब्जर्वर ज्ञात कर लेता है कि आपकी टीचिंग क्या है। जब तक एक स्टेप पूरा है, जब उसको बच्चे को सारे आंसर मिल गए, मान के चलो सारे आंसर मिल जाते हैं, तो उसको बहुत खुशी होती है कि भाई मैंने अच्छा पढ़ाया और मुझे सारे आंसरों का जवाब मिल गया, तो वो खुशी होकर के टीएलएम और अच्छा बनाएगा, आगे बनाने की कोशिश करेगा। उसके में जो कमियां रही, तो रीटीच नहीं हुआ, रीप्लान नहीं हुआ, तो ऐसी कंडीशन में बहुत खुशी होगी, अगला प्लान और अच्छा बनाने की कोशिश करेगा। समालोचना भी उसकी बहुत अच्छी है, फीडबैक दिया, राइटिंग बहुत, क्लास मैनेजमेंट इज वेरी गुड, राइटिंग इज वेरी गुड, वॉइस इज वेरी अट्रैक्टिव, यानी कक्षा के अनुकूल आपकी आवाज थी, आपने घटक का प्रयोग किया, ये कॉम्प्लीमेंट देते हैं। जब तक ये कॉम्प्लीमेंट नहीं मिलेंगे, ये पुनर्बलन नहीं मिलेगा, बच्चा सीखने में एक्टिव नहीं होगा, और बच्चे को करना जरूर होता है। लेकिन बच्चा जब पढ़ ही नहीं रहा हो, तो ये इस बच्चे की कमी है, न कि टीचर की। टीचर ने तो सब कुछ पढ़ा दिया, अब बच्चा सीख ही नहीं रहा है, देख रहा है इधर उधर, बात करने लगा हुआ है एक दूसरे से, जैसे आप लोग बातें करते रहते हैं। ऐसी कंडीशन में बच्चा, टीचर ने तो पढ़ाया लेकिन बच्चा सीख नहीं रहा है, तो यहां टीचर का डिफॉल्ट नहीं है, लेकिन है तो केवल है डिसिप्लिन का। अभिक्रमित अनुदेशन के कुछ गुण हैं, इसमें बच्चों को स्वाध्याय, आत्मनिर्भरता, आत्मविश्वास और श्रेष्ठ गुणों का विकास हो जाता है। इसके साथ साथ वह तर्क शक्ति का भी विकास करने लगता है। अभिक्रमित अनुदेशन के कुछ दोष भी हैं। इस विधि में प्रत्येक प्रकरण को संबंधित अनुदेशों का निर्माण करना पड़ता है, और ये विधि बहुत खर्चीली है। टीचिंग एड्स बनाने होते हैं, पढ़ाना होता है, मॉडल बनाने होते हैं, खर्चीली विधि है। इस विधि में पूर्ण रूप से तो आधारित नहीं रह सकती, परंतु विज्ञान के संबंधित कुछ उपकरणों के अनुसार इसको हम कह सकते हैं अवलोकन, मॉडल निर्माण, खेल विधि, जीवन गाथा विधि और अभिनय विधि। इसके बारे में हम कल चर्चा करेंगे कि अभिनय विधि क्या है, इसी का ही एक पार्ट है अभिक्रमित अनुदेशन का, इसके बारे में हम कल चर्चा करेंगे। आज के लिए इतना ही, और साथ साथ मैं आपको आज के सेक्शन को पूर्ण करने से पहले मैं आपसे कहूंगा कि आप लोग अपने मूल्यांकन कार्य जो भी सत्रीकार आपको दिए गए थे 3rd सेमेस्टर के, किसी भी स्टूडेंट ने अभी तक मुझे सेंड नहीं किया है,
आप समझ लीजिए कितना आप एक्टिव है, कितना पढ़ रहे हैं, ये आप खुद पहचान कर रहे हैं। आप किसी भी छात्र ने मुझे असाइनमेंट वर्क यानी प्रोजेक्ट वर्क सत्री कार्य को पीडीएफ फाइल में अभी तक मुझे सेंड नहीं किया है। मैंने आपको 15 तारीख या 17 तारीख 16 तारीख का समय दिया था, अभी तक आपने पूर्ण नहीं किया है। बड़ी विडंबना की बात है कि आप लोग बातें बहुत लंबी लंबी करते हैं, लेकिन जहां आपको वर्क करना चाहिए था वो कार्य को पूरा नहीं कर सकते। तो मैं आपसे कहूंगा आगे 2 दिन और दे रहा हूं, इसमें मुझे आप पीडीएफ माध्यम से आप जल्द से जल्द मुझे दे दें, जिससे कि मैं आपको 4 सेमेस्टर का भी मूल्यांकन कर सकें। हम आपका 4 सेमेस्टर का मूल्यांकन इस 30 तारीख तक कर लेंगे हम लोग। ठीक है, आज के लिए इतना ही, धन्यवाद।